गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हज की खबर के साथ। निगरां हुकूमत ने निस्बतन बेहतर हज पॉलिसी कल जारी की है और इसमें हज अखराजात गुज़श्ता साल की निस्बत 1 लाख रुपए तक कम कर दिए गए और इस साल जो हज पैकेज है वो 10,75,000 रुपए का होगा। और अगर हुजाज कराम मदीना में 8 दिन के बजाय 4 दिन रहना चाहें तो अखराजात 30 से 35,000 रुपए तक कम हो जाएंगे। इस पॉलिसी में एक नई चीज़ जो ऐड की गई है, जो पहली बार पाकिस्तान में की गई है, कि मुख्तसर दौरानी का हज ऐड किया गया, यानी 20-21 दिन का जो हज पैकेज है वो मुतारिफ कराया गया है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, चूँकि ज़ाहिर है उसमें आप देखते हैं कि हज फ्लाइट्स उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए उसमें जो कॉस्ट है बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अभी भी कहा जा रहा है कि अगर टिकट में रियायत मिल जाती है, जो कि इस वक्त निगोशिएशंस हो रही हैं गवर्नमेंट की एयरलाइंस के साथ, तो 30-35 हज़ार रुपये मज़ीद जो है वो इसका ख़र्चा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ सबीन, हम हर दफ़ा देखते हैं जब वहाँ पर जाएं, वो चाहे उम्रे की बात हो चाहे हज की बात हो, कि कुछ ममालिक ऐसे जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया या और कुछ ममालिक के वहाँ से जो लोग आते हैं बिल्कुल एक ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, उनके लिबास एक जैसे, उनके सूट केसेस एक जैसे। अब पाकिस्तान में भी इसको ऐड किया जा रहा है। अच्छा, और कितना अच्छा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं होता किसी भी किस्म का, आप एक जैसे ही लग रहे होते हैं और एक यूनिटी नज़र आ रही होती है। यूनिटी आपको थ्रू आउट सफ़र से लेकर, तैयारियों से लेकर और आगे जब आप जाकर इबादत करते हैं तो उसमें भी जो एक यूनिटी नज़र आती है, उससे पता लगता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। नहीं, लेकिन जो ग्रुप की फॉर्म की हम बात करते हैं इसलिए बड़ा अहम होता है कि फिर आप वहाँ पे गुम नहीं जाते और आपको सहारा होता है, सपोर्ट होती है, ये बड़ा सपोर्ट होती है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो खवातीन है उनके लिए जो अबाया है वो उसमें पाकिस्तान का झंडा प्रिंट होगा, हाँ, ताकि वो भी बड़ा एक वो फराहम किया जाएगा। इंटरनेट सर्विस भी प्रोबेबली वो भी प्रोवाइड की जाएगी, सिम दी जाएगी, उसमें डेटा होगा ताकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकें। वो लोग जो पहली मर्तबा जा रहे हैं, जिनको नहीं पता, और मुल्क से बाहर स्पेशली अगर वो पहली मर्तबा ट्रैवल करें, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वहीं पर हर चीज़ आपको अलाइंड हुई भी, अरेंज हुई भी आपको मिलेगी, आपको सिर्फ उसको इस्तेमाल करना। और इसके साथ साथ अगर आपका जो पासपोर्ट है, वैलिड जो पासपोर्ट है 16 दिसंबर 2024 तक अगर वैलिड है तो आप अप्लाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। 27 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक जो हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी और कुरानंदाजी का जो ऐलान होता है वो ज़ाहिर बाद में किया जाएगा। ज़ाहिर जिसका बुलावा आएगा उसका नाम भी आ जाएगा। बेशक ऐसे ही है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। चले जी, मौसम बताते हैं आज का। इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 11, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम खुशगवार है। सुबह इस्लामाबाद में ठंड सी हो जाती है और शाम के टाइम भी, लेकिन दिन का मौसम जो होता है वो तकरीबन गर्म ही होता है। लाहौर में कम से कम 13, ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर भी हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मॉग का वहाँ पर राज है और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी उसमें भी हो रहे हैं, मुब्तला हो रहे हैं। और साथ साथ ये है कि यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पर बारिश हो जाए जिससे स्मॉग में कमी आ सके। कराची में कम से कम 16, ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्के हल्के बादल हैं वहाँ पर। पेशावर में कम से कम 11, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 7 और ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर भी हल्के हल्के बादल हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के अलावा सबीन में से हर जगह पर ही बादल है तकरीबन लेकिन इस्लामाबाद में देखिए बादल नहीं भी होते तो मौसम थोड़ा ठंडा ही रह रहा है। शाम के वक्त की अगर बात करें तो स्वेटर्स लोगों ने पहनना शुरू कर दी और सुबह के वक्त भी ठंड ठीक ठाक ठंड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ठंड तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज़ाहिर नवंबर अब ठंड तो होती है इसमें, स्पेशली नॉर्थ की अगर हम बात करें। इस्लामाबाद में भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। हाँ, कराची या फॉर दैट मैटर अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पे उस तरह ठंड अभी नहीं आई है। बढ़ते हैं आगे जी। गाड़ी में बैठकर फ़ज़ाओं में उड़ान भरने का ख्वाब देखा था कभी आप? उड़ने वाली गाड़ी जी, जो हम ख्वाब देखा करते थे कभी, तो ख्वाब पूरा हो चुका है? ख्वाब पूरा होने वाला है। अच्छा, अभी ट्रायल पे है ना, ख्वाब ट्रायल पे है। तो जनाब, इलेक्ट्रिक जहाज बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने एक उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ करा दी। एयर टैक्सी 1 पायलट और 4 मुसाफिरों को 200 मील फी घंटा की रफ्तार से लेकर जा सकती है। अमेरिका में मुतारिफ होने वाले इन एयर टैक्सियों को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंतहाई पुरसकून है और इलेक्ट्रिक होने की वजह से जो इनका शोर है वो बिल्कुल नहीं होता। और टैक्सी के लिए न्यूयॉर्क में टेक ऑफ और लैंडिंग के मकामात बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। और अब ये 2025 में कमर्शियल करने का कहा गया है कि कमर्शियल बुनियादों पर इसको लॉन्च किया जाएगा। 2025 में आप उड़ने वाली टैक्सियाँ देखेंगे। अच्छा, वो ये तकरीबन
गाड़ी तो लग नहीं रही, टैक्सी लग नहीं रही, एक तरह से ड्रोन लग रहा है, मुझे ड्रोन लग रहा है, बड़ा वाला ड्रोन। क्योंकि अच्छा अक्सर ये होता है ना, हम ये देख रहे थे तो गाड़ी नुमा होगी उसकी शेप भी, और गाड़ी उड़ रही होगी फिजाओं में, वो हम देख रहे थे ऑब्वियसली। ये ड्रोन नुमा हेलीकॉप्टर, ड्रोन नुमा हेलीकॉप्टर इसको कहा जा सकता है। लेकिन चले जो भी है, एक अच्छी कोशिश है, और ऑब्वियसली नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी में आ रही हैं उनको हम सेलिब्रेट जरूर कर रहे होते हैं। 2025 लेकिन जो बात जहाज की है, वैसे मुझे जहाज का सफर बहुत बुरा लगता है लिटरली, मतलब मुझे एयर ट्रैवल से नफरत है एक तरह से। ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करने के लिए एक तरह से मजबूरी तो जरूर होती है, लेकिन मुझे बहुत सफोकेशन होती है। अच्छा ओके। आई फील लाइक क्योंकि मुझे लगता है जो गाड़ी का रोड सफर जो होता है उसमें कम से कम आप नज़ारे देख रहे होते हैं और आप कहीं पर गाड़ी रोक सकते होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चलें जहाज की एक ऐसी लैंडिंग दिखाऊंगा कि नज़ारा बहुत प्यारा होगा। अच्छा, बर्फ ही बर्फ उड़ती नजर आएगी आपको। चलें जी, ठीक है, दिखाते नहीं। मुंजमद बर-ए-आज़म का मुंजमद एयरपोर्ट, नॉर्वेजियन एयरलाइन के तैयारे की ट्रोल एयरपोर्ट पर कामयाब लैंडिंग, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है विजुअली। हाँ, किसी को बर्फ ना पसंद हो तो अलग बात है। ये लैंड कर रहा है, आसपास आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, बर्फ उड़ाता उड़ाता लैंड कर रहा है। तो ये केप टाउन से अंटार्कटिका में कायम रिसर्च स्टेशन पर मुसाफिर और सामान लेकर जो है वो परवाज पहुंची है। क्या बात है, अच्छा नहीं लगा आपको? मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। इट मस्ट बी चैलेंजिंग कि ये ढूंढना कि वो कहाँ है, रनवे कहाँ पर है। ये खूबसूरत मंजर है। यस, किसी को पसंद है नहीं पसंद अपनी मुझे अच्छा लगा, बात है, अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगे। चलें बढ़ते हैं आगे। ऑस्ट्रिया के सदर को कुत्ते से प्यार करना महंगा पड़ गया। वो जो है, एक सदर के पालतू कुत्ते ने मेहमान सदर के हाथ पर काट लिया और इसीलिए मरहम पट्टी कराना पड़ी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दोनों सुदूर मुलाकात के बाद वॉक कर रहे थे। तो ये ऑस्ट्रिया के सदर हैं, एक दौरे पर ये गए हुए थे। ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो उसको प्यार करने के लिए झुके, लेकिन वहीं पर कुत्ते ने अटैक करके उनके हाथ पर काट लिया। बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर तिब्बी इमदाद दे दी गई होगी। जरूरी थी ज़रूरी थी, हंसना नहीं चाहिए। वैसे किसी के साथ भी ये वाकया हो सकता है, एक तरह से देखा जाए तो इतना खुशगवार वाकया है। ठीक है, वो तो प्यार करना चाह रहे थे, लेकिन कुत्ते से मानूस नहीं थे, या कुत्ता उनसे मानूस नहीं था। हाँ, ये बड़ा जरूरत है कि आप उसको पहले थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, थोड़ा मार्जिन दें, थोड़ा समझने का मौका दें, थोड़ी सी स्पेस हो ऑब्वियसली, कि आप उसको, वो मुनासियत होती है, क्या होती है, आजकल मैं उर्दू सीख रही हूँ बहुत अच्छी वाली, जो वो उनसियत होती है। उनसियत, हाँ, उनसियत थोड़ी सी जो होती है वो पहले आप क्रिएट करें। वो क्रिएट करने के बाद ये अच्छा था, क्या लफ्ज़ लाई थी आप अभी? मैं कुछ भी नहीं लाई थी। नहीं, अच्छा क्या था? मुनासियत। ये जी आप बताएं जी, क्या आपने कभी लफ्ज़ सुना है मुनासियत? ये हम सब आज गूगल करेंगे ये मुनासियत क्या होता है। ठीक है, मुनासिबत सुना था, मुनासिब भी सुना था, उनसियत भी सुना था, ये क्या था? मैं नहीं बता रही। मुनासियत। चलिए मजाक अपनी जगह। ये नहीं मुनासिब सी उनसियत को, मुनासिब सी उनसियत को मुनासियत कहते हैं। अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये वर्ड निकलता है। लेकिन देखिए, अक्सर यही चीजें होती हैं कि हम आहिस्ता से हर दिन सीख रहे होते हैं। नहीं, बात सीखने की तो है, सीखने की बात है सबीन, लेकिन नए लफ्ज भी ऐसे ही आते हैं ना। तो एक आपने आज एक नया लफ्ज क्वाइन कर दिया है, मुनासिब सी उनसियत को कहते हैं मुनासियत। इनको एक बात मिल गई, आप शोएब ने नहीं छोड़ना इस बात को। पॉइंट ढूंढ रहे होते बस, है ना, आप किसी ना किसी तरीके से। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ये आपने एक नया लफ्ज तराशा है, इजाद कर दिया, इजाद कर दिया। आप इसको इजाद कहिए, यही तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो आई टेक द क्रेडिट। थैंक यू। अच्छा, और मैंने इस पर पूरा मौका दिया आपको क्रेडिट लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। चलें बढ़ते हैं आगे जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है, और जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि जो हम पावरफुल हमारे जो देख रहे होते हैं कि आलमी बरादरी की अगर हम लोगों को देखें, हम कहते हैं कि जनाब ये जो टॉप लीडरशिप है वो अगर आवाज़ नहीं उठा रही और वो सिर्फ हमेशा ये बात कर रही होती है कि हम मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पर फिर अवाम उनके सामने आती है और अवाम उनको ये ज़रूर कह रही होती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी किस्म की डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, क्योंकि इंसानी जानों की बात हो रही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं, वो एक रेस्टोरेंट पर गए, और जैसे उस रेस्टोरेंट में वो गए तो फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने उन्हें घेर लिया। वहाँ पर मुजाहिरीन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए जंग बंद करो, शर्म करो के नारे लगाए, जिसके बायस ट्रूडो खाना खाने के लिए वहाँ पर गए, लेकिन ऑब्वियसली उनको खाना खाए बगैर वहाँ से निकलना पड़ा।
पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार भी किया, जिसने एक पुलिस अफसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। ये इस वक्त हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एंटर हुए रेस्टोरेंट में, और वहीं पर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए गए और कहा गया कि शर्म करो। और जाहिर है हर जगह पर यही बात की जा रही है कि सीज़ फायर नाउ। और ये पावरफुल लीडर्स हैं जिनकी बात सुनी जा सकती है और इनके इख्तियार में बहुत कुछ है, लेकिन ये बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं, बल्कि बात ही तो कर रहे हैं। उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो सीज़ फायर का मुतालबा करें, वो प्रेशर डालें, और इसीलिए हुकूमतें अपने अपने लीडर्स पर प्रेशर डाल रही हैं, वो चाहे यूएस हो, वो चाहे यूके हो, वो चाहे कनाडा हो या दीगर आलमी बरादरी की हम बात करें। हम हर जगह पर ये देख रहे हैं कि अपने अपनी हुकूमतों पर, रियासतों पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि वो अपना रोल प्ले करें। और इस इसराइल फ़लस्तीन जंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें जिस तरह से इसराइल जुल्म व बर्बरियत की नई दास्तानें रकम करे तो उसको कैसे लगाम डाली जा सकती है, कैसे रोका जा सकता है, और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो आलमी लीडर्स पर आयद होती है। और ज़ाहिर है उस पर हुकूमतों का, उस पर आवाम का प्रेशर है। इस वक्त जब इसराइल फ़लस्तीन जंग की हम बात करते हैं तो उस पर हुकूमत की जो पॉलिसी यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इसके बारे में आवाम से राय ली गई। गैलप सर्वे किया, अगर इसके मुताबिक 31% पाकिस्तानी जंग में हुकूमत की पॉलिसी से नाखुश हैं, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने इसे अच्छा करार दिया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो बेहतर है। इस सर्वे में 91% पाकिस्तानियों की जो हमदर्दियां हैं वो गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं। 66% पाकिस्तानियों का यह ख्याल है कि जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी, जबकि 5% पाकिस्तानी ऐसा भी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल कामयाब होगा। इस सर्वे में 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार नेगेटिव है, जबकि 12% ने उससे अच्छा करार दिया है कि अमेरिका बेहतर रोल प्ले कर रहा है। लोगों की राय है जो हमने आपसे शेयर की। सर्वे हुआ है, गैलप सर्वे, जो कि जाहिर है अवेलेबल है हर जगह पे, और वही हमने आपसे शेयर किया कि लोग क्या राय रखते हैं। लेकिन अगेन बात वही है, फ़लस्तीनियों के साथ पाकिस्तान खड़ा है, और जो भी उनके हक में बात नहीं कर रहा और कोई पॉलिसी नहीं लेकर आ रहा या फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की करे, चाहे वो आवाम में से कोई क्यों ना हो, तो ज़ाहिर है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इंसान जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर ले और फिर उसकी तकमील के लिए भरपूर मेहनत करे तो मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है और अपनी मंजिल वो हासिल कर लेता है। ऐसा ही कुछ ट्रांसजेंडर ज़नाया चौधरी ने किया, जिन्होंने ये सोच लिया कि उन्होंने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। फिर वो पुलिस एहलकार बनी और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के ओहदे पर आज वो फाइज हैं। तो यानी वो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह से एक मिसाल बन गई कि अगर अब करना चाहे कोई तो वो कर सकता है। उन्होंने करके दिखाया कि अगर मुआशरा आपको धुतकार दे या आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो और आपको लगता हो कि आपके लिए उस तरह से मौक़े नहीं है, उस तरह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं बढ़ के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया और सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं हमवार किया, बल्कि बहुत सारी और लोग हैं और अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे और लोग होंगे जिनके लिए उन्होंने रास्ता हमवार किया है। ज़नाया चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़नाया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़नाया, जरा बताइएगा ये सफर कितना कठिन था, किस तरह से ये पोजीशन आपने हासिल की? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का। उसके साथ साथ जो कि आपका क्वेश्चन है कितना सफर तो आई थिंक जितने भी जेंडर्स होते हैं सबके लिए मुश्किल होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, it's too hard to get education, to survive in the society, to like people are not supportive, आपकी acceptance नहीं होती है, तो काफी मुश्किल रहा with all that community की तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक इंट्राकल्चरली एक सपोर्ट रही, फिर साथ आपकी फैमिली की कहीं ना कहीं एक सपोर्ट थोड़ी सी रही, उसके साथ साथ मतलब इस तरह काफी चीजें चलती रही, लोगों की सपोर्ट रही एक चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। और आई थिंक ये सबसे बड़ी जो सी चीज़ थी जो हेल्पफुल थी कि इसमें पंजाब पुलिस ने सोचा फॉर द ऐसे तबके के बारे में जिसको जो टोटली निगलेक्ट था, जिसके बारे में पूछा नहीं जा रहा था, बात नहीं की जा रही होती, जिसको बहुत ज़्यादा हर फेज में हर चीज़ में इश्यूज या बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। ज़रा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब हम उनको अपॉइंट किया गया था वो उस टाइम पे सिर्फ हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे,
लेकिन जब चीजें बढ़ती रही, चीजें हम देखते रहे, तो विद ऑल दैट जो स्टाफ है उसको और ये भी फील हुआ कि हमारे पास और भी कितने जो सी वनरेबल कम्युनिटीज है, उन सब लोगों को भी हमें ऑन बोर्ड लेना, उनको भी देखना है, उनको भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी है, डेफ एंड डम्ब पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है, माशरे में कितने हमारे हम देखते हैं बेगर्स हैं, किसी भी से वो किसी भी जेंडर से उनका ताल्लुक हो सकता है। उसके साथ साथ ड्रग अब्यूजर्स है, ड्रग अब्यूज फीमेल बच्चे, वो सब बच्चे हैं, उन लोगों को वापस अपने घरों पे मिलवाना, उन लोगों के मसलों को सुनना और काउंसलिंग प्रोवाइड करना। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, हमारे पास कितनी खालिसरा ट्रांसजेंडर्स और फीमेल्स की जो उनसे हरासमेंट वायलेंस केसेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। उन सारी चीजों को ना सिर्फ बल्कि हम लोग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनकी एप्लीकेशन उसको हेल्प करते हैं और फिर ई टैग करते हैं जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ऑफिस को सारा फॉलो रखना। विद ऑल दैट हम लोग उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे और ये आपकी रोल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ज़नाया, अब जरा थोड़े से ग्राउंड रियलिटी पे भी अगर हम बात करें, हम देख रहे होते हैं वैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जब वो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही होती है और आपकी तरह आगे बढ़ना भी चाहती है और आपकी तरह आगे बढ़कर दूसरों की भी मदद करना चाहती है, अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प आउट करना चाह रही होती है। अब आपके पास एक पोजीशन है और आपके पास एक लीगल पावर भी है। जब अब आप जाती हैं माशरे में, तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा होता है? क्या कोई फ़र्क आया यूनिफॉर्म पहनने के बाद, या फिर उसी तरह से अपने आप को पहले मनवाना पड़ता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है? बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। और वाकई ये आपको चेंज एक नजर आता है सीरियसली। अगर मैं 3 इसको चीजों में लेके जाऊं कि अगर मैं इससे पहले एक्चुअली 7th मंथ से जो सा प्रोजेक्ट जिस तरह से प्रॉपर स्टार्ट था, जिसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसजेंडर पर्सन को अपॉइंट किया गया। अब मैं अगर बात करती हूँ कि प्रीवियस जब हम लोग काम नहीं कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, इससे पहले हम क्या जब जॉब कर रही थी, तो तब लोगों का रवैया एक टोटली और तरीके से था। क्योंकि मैं पहले भी सोशल वर्क और ह्यूमन राइट्स, इंटरफेथ हार्मनी, पीस बिल्डिंग और इन सारी चीजों के साथ काम कर रही थी, इन लोगों के साथ भी काम कर रही थी। तो जब हम लोग उन चीजों में थे तो लोगों के रवैया और तरह थे। उसके साथ साथ फिर अगर मुआशरे में जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं नॉर्मल एक पीपल की तरह, जब सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम लोगों के एक अलग से आपको डिग्रेड मतलब करना या फिर आपको तंग नजरों से देखना, आपके ऊपर कोई ना कोई आवाज कर देना, ये वाली चीजें थी। फिर जब मैं डिपार्टमेंट में आई इन सिविल, जब मैं काम कर रही थी, तो उस टाइम पे लोगों का एक अच्छा था, जब मैं सीट पे बैठी होती थी लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती थी, करेक्टर सर्टिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रैफिक से रिलेटेड अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने, क्योंकि पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी गुलबर्ग में मेरी सीट है, तो वहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट आपको काम मिलते हैं। तो काम हमारा एक था और उसके अंदर जब मैंने जब चीजों के अंदर इनपुट देना शुरू किया और सारे डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हुई, तो बड़ी अच्छी चीज आई। तो लोग जब ऑपोजिट साइड पे सीट पे देखते थे तो वो अप्रिशिएट करते थे, बट पीपल डजंट नो कि हम लोग कौन है, हम कहाँ से एकदम से सीट पर आ गए या फिर हम काम किस तरह से करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता था सिविल में। बट ये मैं बात करने लगी यूनिफॉर्म की, तो ऑफ कोर्स यू लाइक एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पीपल केम टू नो यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, और इन सारी चीजों के साथ साथ लोगों को अपनी लिमिट्स का पता होता है। और जब आपको एक सपोर्ट होती है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और एक आपकी वैल्यू, एक आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ज़नाया, अगर हम आपसे ये पूछें कि पहले की ज़नाया कैसी थी, पहले क्या करती थी, पहले रूटीन क्या होती थी, और फिर एक डिसाइसिव मोमेंट आता है कि नहीं ये सब कुछ अब छोड़ना है और मुझे अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी भी चेंज करनी है और अपने थ्रू अपने काम के थ्रू एक चेंज लेकर आना है? बिल्कुल, अगर मैं पहले भी बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑन बोर्ड थी और मैं वॉलंटियर बेसिस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। 2012 से मैं काम कर रही थी और उसके साथ साथ मतलब जितना भी सोशल वर्क करना हो और मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, जहाँ जहाँ पे मैं जा सकती थी, चीज़ों को कर सकती थी, वो चीज़ें मैंने की। हाँ, लेकिन अगर हम लोग और जो एक अलग से जिस तरह से लोगों को लेबल कर दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन हो गई,
उसके साथ साथ फंक्शंस हो गए या फिर मिठाई वगैरह जो एक्स्ट्रा कल्चरल चीजें होती हैं, तो जी उसमें भी जाना हुआ, लेकिन वो मैं उसमें ज्यादा नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर, क्योंकि हम एक्चुअली कम्युनिटी को टारगेट ही सिर्फ इसी तरह से किया जाता है कि ये लोग सिर्फ यही काम कर सकते हैं, ये इससे बढ़कर और चीजों में नहीं जा सकते। लेकिन अब हमारे पास माशाल्लाह, जिस तरह से प्रीवियस भी कुछ टाइम में आपने देखा होगा, माशाल्लाह लॉयर्स हैं, जो निशा रॉय है, सारा गिल है, सादिया है, मतलब जो कि अब चीजों में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स हैं, और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि अकाउंट्स से रिलेटेड भी ACCA क्वालिफाइड। ये बहुत अहम बात आप कर भी रहे हैं ज़नाया। मैं इस पर एक और कमेंट भी आपसे लेना चाहूँगा कि वो जो चीज़ें जो आपकी कम्युनिटी के साथ जोड़ी जाती हैं, ज़ाहिर है आप उसकी खुद भी आपने बात भी की, वो फंक्शंस हो, वो नाच गाना हो, कुछ ट्रांसजेंडर्स को हम देखते हैं कि जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता या उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो भीख भी मांग रहे होते हैं। ऐसे ट्रांसजेंडर्स को उस सोच से निकालना कि नहीं, इस सोच से निकलें कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इस सोच से निकाल कर तालीम की तरफ लेके आना, बिकॉज आपने कुछ नाम भी लिए, ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया अपनी कम्युनिटी के लिए, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को उस सोच से निकालना कि नहीं सिर्फ यही नहीं है जो आप कर सकते हैं, देयर इज यू नो सम अदर थिंग जो कि आप कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल, हम लोग लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, विद ऑल दैट हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर कितने लोगों की किस लेवल पे कौन से स्किल्स उनको आते हैं, ताकि हम उन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करें, उसके साथ-साथ चीज़ों में और बढ़ाएँ, उन लोगों को लेकर आएँ, और ताकि हम ना एक्चुअली जो एक इमेज है, जो एक माइंडसेट है लोगों का, वो हम लोग चेंज कर सकें। तो इसी तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की चीज़ों के ऊपर कोशिश हो रही है। विद ऑल दैट हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड किया है, और हम उनको भी कह रहे हैं साथ-साथ, जिस तरह से फूड पांडा हो गया, और सिटी ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के साथ उन्होंने हेल्प हम लोगों की चीज़ों में, जिस तरह से वहाँ पर आपकी कोशिश है कि जो लोग आना चाहते हैं आगे, उनको आप किसी ना किसी तरह से उनको एडजस्ट ज़रूर कराएं ताकि वो भी रोज़गार कमा सकें। ज़नाया, आपके पास आपकी कम्युनिटी से कितने लोग अब आते हैं और कहते हैं कि ज़नाया हमें आप जैसा बनना है, खुद से जो ख्वाहिश का इजहार करते हैं और उनके अंदर एक चेंज आया हो कि अगर ज़नाया कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो आती है और आके बात वगैरह करती है, और इसी तरह से कहती है कि अच्छा और अपॉर्चुनिटी आ रही है, और हम उनको कहते हैं इंशाल्लाह आगे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हम लोग कोशिश करें और चीज़ें आपको इंशाल्लाह आगे होती हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी। और जो सोच को बदलना है, वो ज़रा है हमें सोसाइटी के सोच को बदलना है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सोच है। ज़रा एक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने लिए खुद कर रही है, सो कर रही है, चैलेंजेस के बावजूद कर रही है, लेकिन जो बाकियों की सोच को बदलने का एक अमल है, वो कितना अहम है, उसमें कितना आपको चेंज नजर आया है? बहुत सीरियसली इतना इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, कि हम लोग लोगों के ऊपर पॉइंट आउट हम कितना इनकम से करते थे। हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोगों ने कितना अपना इनपुट हम लोगों ने दिया लोगों के लिए, या हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी जद्दोजहद की, अपने एरिया के, अगर एरिया की हम बात कर लें, अपने घर की बात कर लें, उसके बाद हम मुल्क पाकिस्तान, और वो तो चले लार्ज लेवल पे आता है, हम अपने पास के लोगों को उन चीजों में अगर हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। और काम करते हुए इतने टाइम से मैंने आई थिंक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों को इस चीज से मैटर कहीं ना कहीं ये नहीं कर रहा होता कि उन लोगों को फैसिलिटीज कौन दे रहा है। तो पीपल जस्ट नो कि आप लोगों के सामने आप लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप लोगों को लोग मतलब हेल्प कर रहे हैं चीजों के अंदर, वो वाली चीजें बहुत लेकिन देखिए ज़नाया, जेंडर एक्सेप्टेंस, इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, जेंडर एक्सेप्टेंस का जो स्पेसिफाइज होना, एक्सेप्टेंस, एग्जैक्टली मैं इसी चीज के ऊपर आ रही थी कि आप जब अपने ऑफिस में उनको एक जगह दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं, तो आप उनको एक पूरे अच्छे तरीके से आप उनको चीजें दें, उनको उसी तरह से हेल्प आउट करें, और एक आम जो एक जिस तरह से मेल फीमेल को ट्रीट करे तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए, तो एक बड़ी अच्छी चीज हो रही होती है। लोग हमारे यहाँ तो एक्चुअली मसला यहाँ पे ये भी है कि हम लोग कभी तक फीमेल्स को भी उस तरह से बहुत एक्सेप्टेंस वाली चीज हम उनको नहीं दे पाए। अभी तो खवातीन की अपनी जद्दोजहद स्टिल लड़ रही हैं, अगर हम ओवरऑल में अगर बात करती हूँ लाइक लार्ज लेवल पे, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपना इंटरेक्शन करना पड़ेगा लोगों के साथ इन अ पॉजिटिव वे, इन दिस वे, इन ऑफिसेस या फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज। हमें मतलब विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी।
बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद अपने लिए आवाज़ उठाए और अपने लिए एक ऐसी मिसालें सेट करे कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। लेकिन इस वक्त मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ जो कि इस वक्त सुन रहे हैं हमें, देख रहे हैं हमें, कि वो भी एक्सेप्ट ज़रूर करें। जिस तरह मेल है, फीमेल है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। अगर हम एक्सेप्टेंस देंगे और साथ ये वाली चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो जिस तरह की हम जिन चीज़ों के साथ हम मुंसलिक कर रहे होते हैं इस जेंडर को, हम ये कह रहे होते हैं कि जनाब ये गलत काम में मुलविस हैं, ये भीख मांगते हैं, ये नाच गाना करते हैं, तो अगर आप इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो शरह है वो कम हो जाएगी और सोसाइटी में हम एक चेंज ज़रूर देखें। ज़नाया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी आप। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सिनेमा स्क्रीन, इसकी बात करते हैं। सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए फ़नकार मुआशरे तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सिनेमा कल्चर मुसलसल ज़वाल पजीर है और मुल्क में सिनेमाओं की तादाद ना होने के बराबर है। तकरीबन 100-150 सिनेमाज़ हैं पाकिस्तान में। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो गुज़श्ता कुछ अरसे से दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने की जो कोशिश की गई, बड़ी अच्छी कोशिश, अच्छी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, लेकिन सिनेमा कम है। अब भी हम देखें तो साल में बमुश्किल चंद ही फिल्म रिलीज़ होती हैं। तो हम निगरान वज़ीर सकाफ़त जमाल शाह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह हाल ही में उन्होंने सिनेमाओं की तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि मैं पूछूंगा ये सिर्फ ख्वाहिश ही क्यों है, वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे इस बारे में। तो आज जमाल शाह साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम शुक्र। सर, ये ख्वाहिशें कब पूरी होंगी? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। शायद दम निकलना होगा, उसके बाद पूरी होगी, अल्लाह रहे। लेकिन ये है कि पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में। एक तो 24.5 करोड़ आबादी है, शायद ज़्यादा हो, जिनको जो सारे के सारे एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड हैं। और मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट का बेस्ट पॉसिबल ज़रिया जो है वो फिल्म है। इसलिए कि जब आप 200-250 लोगों के हॉल में बिल्कुल तारीख माहौल में बैठे होते हैं और स्क्रीन रोशन होती है, तो आपको बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म करती है वो इमेजेस, जो एक कंपोजिट जो आर्ट फॉर्म है। क्योंकि फिल्म जो है वो उसमें आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व है, म्यूज़िक भी है, डांस भी है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी है, और एक्टिंग भी है, राइटिंग भी है। सब कुछ ये सारे मिलजुल के किसी कहानी को आपके सामने लाते हैं। तो न सिर्फ वो कहानी आपको एंटरटेन करती है बल्कि एजुकेट कर रही होती है और मोटिवेट करती है। और फिल्म ऐसा ज़रिया इजहार है कि जिससे आपका कौमी तशख़्ख़ुस जो है बड़ी आसानी से बहुत आगे, बहुत परवान चढ़ सकता है और आप मुल्क के इमेज को बहुत प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इंडिया ने ये किया है। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की जो कामयाबियाँ हैं उसमें कम से कम 50% रोल उनके सिनेमा का है। तो ज़रूरत तो इस बात की थी कि 1975 में जब सिनेमाज 1500 की तादाद में थे, डिमोलिश होने की बजाय मज़ीद बढ़ते और इस वक्त हमारे पास कुछ 4,000 सिनेमाज होने चाहिए थे। और उन सिनेमाज में भी ज़्यादातर की तादाद उन सिनेमाज पे मुश्तमिल होती कि जिसमें आम पाकिस्तानी बड़ी आसानी से जाकर टिकट लेके तफरी कर सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब वजूहत बहुत सारी है, बड़ी लंबी बहस है, लेकिन पोटेंशियल है। अब ये है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं PNCA में 2 सिनेमाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोक विरसा में 2 सिनेमाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कायद आज़म के बाज़ार का जो ग्राउंड्स हैं बहुत वसी, बिल्कुल बहुत वसी, वहाँ हम एक पूरे इलाके को डेवलप करेंगे जिसमें बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, गैलरीज होंगी, ऑडिटोरियम्स होंगे, सिनेप्लेक्सेस वगैरह भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सेक्टर जो है सस्टेनेबल हो जाए और ये सेक्टर खुद ही कमा के अपने आप को डेवलप कर सके। और जितने लोग इससे मुताल्लिक हैं, चाहे वो एक्टर्स हो या राइटर्स हो या जिस फील्ड के भी हो, उन सब के लिए रोज़गार के बड़े ज़बरदस्त मौके पैदा हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। जी हाँ, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है इस सेक्टर का, तभी ये आगे बढ़ सकता है। और इसका जो पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट्स को, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलसल जो भी गवर्नमेंट आती है उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इसका पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त है, लिहाजा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए इस सेक्टर को ताकि ये सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सके इनटू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये कंट्रीब्यूशन जो है ये क्रिएटिव इकोनॉमी होगी।
आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक फ़िल्म बनती है, एक एवरेज फिल्म, कोई महंगी फिल्म नहीं, कम से कम 100 फैमिलीज़ को वो रोज़गार फराहम कर रही होती है। तो जब बड़ी फिल्म बनती है, जैसे आपने जिक्र किया बिलाल ने जो बनाई थी मौला जट, जो बहुत बड़े बजट की पाकिस्तान के एतबार से फिल्म थी, उसने कम से कम 500 फैमिलीज़ को रोज़गार फराहम किया होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी ज़बरदस्त कोशिश के लिए हमारे पास सिनेमाज़ नहीं है। टोटल सिनेमाज़ कोई बहुत भी बड़ा चढ़ा के अगर आप जिक्र करें तो 150 होंगे, और उन 150 में भी 80% वो सिनेमाज़ हैं जिनमें आम पाकिस्तानी जो है वो अंदर दाखिल होने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है, इसलिए कि टिकट महंगे हैं और उसकी वजूहत भी है, इसलिए कि उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लिहाजा उन सिनेमाज़ को अपने टिकट महंगे रखने पड़ते हैं। तो ऐसे सिनेमाज़ जो सस्ते टिकट दे सके बहुत बड़ी तादाद में बनने चाहिए, तब ये काम आगे बढ़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने सिनेमास अभी भी हैं उसमें भी हम देखते हैं कि वो, स्पेशली अगर मैं सिंध और कराची की बात करूं, या एमेजन रोड पे भी कुछ सिनेमास थे जो कि अब नहीं रहे, शादी हॉल्स बन गए, शादी हॉल्स में तब्दील होते जा रहे हैं, या मिसमार करने के बाद कोई वहाँ पे प्लाजा बनाया जा रहा है, किसी बिल्डर को दे दी जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं आता कि उसको रोके? सिनेमास के लिए जो प्लॉट्स थे वो किसी सूरत किसी और बिजनेस को नहीं मिलने चाहिए थे, इसलिए कि वो एमिनिटी प्लॉट्स थे जो बहुत सस्ते दिए गए थे। तो ऐसे प्लॉट्स किसी दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देना जो है वो वैसे ही गलत है। बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि वो या वापस लेने चाहिए या उसके मुतबादल प्लॉट्स मज़ीद ऐसे लोगों को देने चाहिए जो सिनेमाज बना सकते हैं। पूरे पाकिस्तान नहीं ले सकती इसमें हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले सकती? हुकूमत लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी बात हुई थी कि इस सेक्टर को ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। काकर साहब भी दिलचस्पी लेते हैं कि सिनेमा की तादाद बढ़े? मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट दिलचस्पी रखती है। अच्छा। लेकिन हम ज़ाहिर महदूद मुद्दत के लिए हम सिर्फ बुनियाद रख सकते हैं ताकि आगे आने वालों के लिए काम ज़रा आसान हो, लेकिन ये बहुत संजीदा मसला है। इस एक जुमला आपने कहा ना कि हम एक बुनियाद रखें कि आने वालों के लिए काम आसान हो, जो चले गए वो कैसी बुनियादें डाल गए हैं आपने तो देखा होगा। अब गिला करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो वक्त है उसको आप इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वही होता है कि अगर उस पर बात की जाए तो दोबारा चांसेस कम हो जाते हैं ना कि वो चीज़ दोबारा ना हो। ऐसे तो ये हो कि करने वाले करके चले जाएं और वो वाली बात हो कि आने वाले तो उस पर बात उम्मीद ये है कि आइंदा ऐसे ना हो और लोग रियलाइज़ करें कि ये सेक्टर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है। सिर्फ इकॉनमी का मसला नहीं है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन का, बल्कि फ़िल्म के ज़रिए जो काम आप कर सकते हैं लोगों को करीब लाने के, कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करने के, अपना कल्चर जो है उसका प्रचार करने का, उसकी खिदमत करने के, ये ज़्यादा अहम। अच्छा सर, अब सिनेमा घरों की भी बात हो रही है, फिल्म्स की भी आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, किस तरह मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। क्या हमारे यहाँ फिल्म्स भी बन रही हैं उसी तादाद में देखा जाए? क्योंकि कोविड में बनना शुरू हुई, फिर कोविड आ गया, उसको ब्रेक लगी, उसके बाद भी हमने चंद फिल्म्स देखी। जो सिलसिला ये है कि अगर एग्जीबिशन सेंटर्स नहीं होंगे जो कंटेंट डिमांड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिल्में कैसे बनेंगी? अब मैं फ़िल्म बनाता हूँ और मुझे पता है कि हमारे यहाँ सिनेमास चंद हैं जिनकी प्रेफरेंस हॉलीवुड है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा कमा के दे सकती है, तो मैं कैसे फिल्म बनाऊंगा? मुझे पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार जाएगी। या इसमें शायद वो रुझान, तो सिनेमास का होना बहुत ज़रूरी है। ये वही अंडे और मुर्गी वाली वो है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिनेमास का होना लाजिम है। और उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे कि वो इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा करें, सही है, प्लॉट्स दें, और फिर जब ये सिनेमास बने तो कुछ अरसे के लिए टैक्स रिबेट वगैरह हो ताकि इक्विपमेंट लाने की आसानी हो, तो यानी इन्वेस्टमेंट जो है ज़रा आसान हो जाएगी। सही है। लेकिन इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद भी आपको लगता है कि मुश्किलात सिनेमा के लिए आई हैं? ज़ाहिर है अब लोग जाते भी नहीं हैं सिनेमा में, वो बात ठीक है, सिनेमा है नहीं, लेकिन लोग जाते भी नहीं हैं। जब लोगों को पता है कि सिनेमाज नहीं है, बहुत कम है, और उनके टिकट्स महंगे हैं, तो वो कैसे जाएंगे? ओके, इन दोनों चीज़ें, एक के सिनेमाज होंगे, पहले सिनेमाज का बनना ज़रूरी है। ओके, सलाहियत की कोई कमी नहीं है, फिल्में तो बन जाएंगी, ज़बरदस्त फिल्में बनेंगी। ओके, हमारी आज की जो फिल्में हैं वो टेक्निकली एंड अदरवाइज
पहले की निस्बत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन सर अब अभी भी मयार कितना बेहतर करने की ज़रूरत है कि लोग आएँ। अभी भी लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारी फिल्म्स की, अच्छा अब बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, वो ये बात कर रहे होते हैं कि वही चेहरे हम ड्रामाज में देख रहे होते हैं टेलीविजन में, और वही हम सिनेमा में जाकर देख रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ थोड़ी क्रिएट करती है। नहीं है उन्हीं चेहरों का फिल्म में भी आना, लेकिन फिल्म एक अलग फॉर्मेट है और ड्रामा टेलीविजन अलग फॉर्मेट है। टेलीविजन एक छोटी स्क्रीन पे देखी जाने वाली तफरी है, फिल्म जो है बड़ी स्क्रीन की कहानी है। मयार का बेहतर होना जो है वो तो एक बिल्कुल पहली शर्त है, इसलिए कि आपने फिल्में सिर्फ अपने ऑडियंस को, सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस को नहीं दिखानी है, इंटरनेशनल ऑडियंस आपको भी मतलब कंट्रीब्यूट कर सकती है। मिसाल के तौर पे चाइना सबसे बड़ी फिल्म मार्केट है और पाकिस्तान का सबसे मेरा ख्याल है कि गहरा दोस्त है। तो वहाँ जब आप अपनी फ़िल्म भेजेंगे और आपकी फ़िल्म इस काबिल नहीं होगी कि देखी जाए, तो वो कैसे देखेंगे? वो यकीनन इंडियन फिल्म को प्रेफर करेंगे। तो आपकी फ़िल्म का मयार जो है वो इंडियन फिल्म से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी वेस्टर्न फिल्म से कम नहीं होना चाहिए। तभी लोग देखें। कहानियाँ भी अनोखी होनी चाहिए, घिसी पिटी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज़बरदस्त होनी चाहिए, कि वो फ़र्क नजर आए कि टीवी पे दिन ब दिन ये जो सेक्टर है कम्पिटिटिव होता जा रहा है। आप वो पुराने दौर की फिल्मों पे ही इक्तफा नहीं कर सकते हैं। वो एक वक्त था, उस वक्त के मुताबिक फिल्म चल गया, लेकिन अब दौर बदल गया, वो गुजर गया। अब जो है फिल्म जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स तफरी बन गई है। उसमें जो मतलब न्यू मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह, और बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, प्रोडक्शन लेवल्स बहुत हाई हो गई है। तो आपको चाइना के लिए भी उस मयार की फ़िल्म बनानी होगी जो चाइनीज़ ऑडियंस इस वक्त देख रही है। बिल्कुल, चाइनीज़ अपनी फ़िल्में जो है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, फिर वो इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं, उनके पास आपकी ही ज़ुबान जैसी ज़ुबान वाली फ़िल्में जो है इंडिया है या माहौल वाली, वो उनको मुयस्सर है। बिल्कुल। तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक फ़िल्म बनाई है चाइनीज़ के साथ मिलके, बात ये गर्ल, जो पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन है। उम्मीद है कि ये फ़िल्म ज़रा पाकिस्तान के लिए रास्ते वहाँ खोल ले। छोटी सी फ़िल्म है, मुख्तसर सी, और एक फ़ील गुड फिल्म है जो तमाम यहाँ बनी है और चाइनीज़ ने इनिशिएट किया था, हमने उनके साथ कोऑपरेट किया था। मेरी नेक्स्ट फिल्म वजारत के बाद मैं बनाऊँगा, तो वो कट है जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे है। अगेन उसमें चाइनीज़ इनपुट है, उसमें एक्टर्स भी चाइनीज़ हैं, और कोई 30% फिल्म वहाँ शूट होगी चाइना में मुख्तलिफ जगह। तो उम्मीद ये है कि ये जो कोशिशें हैं वहाँ चाइनीज़ फिल्म सेक्टर में अपनी जगह बना लेगी। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को भी ज़ाहिर है ये बेहतर शुरू करेंगी। मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ एक पॉजिटिव माहौल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फिल्मों के लिए, लिहाजा ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन वजारत के बाद ये ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया कि पॉलिटिक्स में आके वजारत प्रॉपर संभाल के जो स्टेप्स रख रहे हैं उनको लेकर आगे खुद चलें? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, मतलब मैं तो हमेशा तय कर चुका हूँ कि मैं आर्टिस्ट ही रहूँगा, इसलिए कि पॉलिटिक्स जो मैंने करनी थी वो मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में कर ली, और मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं तमाम पार्टियों का एहतराम करता हूँ। पॉलिटिक्स को ज़बरदस्त मौका मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स को बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, और तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ कर सकूं ताकि मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं इलेक्टेड, उनके लिए आसानी हो। उनके लिए आसानी। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट सर। ये तो हमने सिर्फ आज फिल्म्स की बात की, वरना सकाफत पर भी, टूरिज्म पर भी ज़रूर बात किसी और दिन हम करेंगे कि उसमें आप क्या करें। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। पंजाब हुकूमत की स्मॉग एमरजेंसी काम ना आ सकी, सूबे में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल पहले नंबर पर आ रहा है, जहां ना मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल हो रहा है और ना ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जा सकी है। सूबे में बीमारियों का फैलाव बढ़ गया है और एक माह में 19.5 लाख अफराद सांस, गले के अमराज और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा, अब इस हवाले से देखा जाए तो पहले जब हमने शोएब बात की थी तो कहा गया था कि 10,000 तक जुर्माना आयद किया गया है, क्योंकि गाड़ियों, धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हद तक, तकरीबन 70% तक है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोड्स पर फिर भी नजर आ रही होती हैं।
ऐसा क्यों है, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उमैर राना ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। उमैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उमैर, ज़रा बताइएगा इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, स्मॉग के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, तमाम जो इकदाम जो किए जा रहे हैं महकमों के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से वो बेसूद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है इस पर अमल दरामद करती दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, स्मोक का जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उससे पैदा होती है। स्मोक गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो सनती यूनिट्स हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जो है वो ऐड करते हैं। उसके साथ साथ जो ईंटों के भट्टे हैं वो इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो महकमे तो अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अवाम हम खुद जो हैं वो ज़िम्मेदारी का जो है मुजाहरा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोड्स पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया पहले के 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले डीसी लाहौर की जानिब से जो फिगर शेयर किए गए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 20,000 टिकट्स जो हैं चालान की सूरत में लाहौर के वासियों को जो है वो थमाए गए हैं, जिनमें 2000 से लेकर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि अब भी गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं उड़ाती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ लाहौर की जो सराउंडिंग है उसमें तकरीबन 400 सनती यूनिट्स हैं जो आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। अभी भी अगर लाहौर की सराउंडिंग में आप जाएं या कोई भी महकमा जाए तो वहाँ पर जो चिमनियाँ हैं वहाँ से जो काला धुआं जो है वो उठता हुआ दूर से ही दिखाई देता है, जो महकमों को शायद नज़र नहीं आता। उसके साथ साथ जो ईंटों के भट्टे हैं वो भी लाहौर में जो है इस टाइम कहा जा रहा है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं तमाम के तमाम भट्टे, जिनकी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाई गई है। लेकिन अब भी लाहौर शहर के जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर जो ईंटों के भट्टे हैं वो दूर से ही काला धुआं जो है वो छोड़ता हुआ दिखाई देते हैं, जो शायद आवाम को तो नज़र आता है लेकिन जो महकमे हैं उनको शायद नज़र नहीं आता है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त अगर आप मुझे दिखा सकें आसपास, ताकि हम इस वक्त लाइव भी देखें कि लाहौर इस वक्त कैसा नज़र आ रहा है हमें। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप उस फ्लाईओवर पर खड़े हैं जो कि शादरा का फ्लाईओवर जिसका अभी रिसेंटली इफ्तिताह किया गया है। बिल्कुल जी, इस टाइम मैं शादरा के फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और कैमरामैन उस्मान यासीन हैं, वो अगर दिखाएंगे तो दूर से ही नज़र आएगा कि लाहौर में इस टाइम जो है वो धुआं नज़र आता है जो फ़िज़ा में, लेकिन ये धुआं नहीं है, ये स्मोक है जो लाहौर के चारों अतराफ़ में इस टाइम मौजूद हैं। और आप अगर 300 से 400 मीटर की दूरी पर देखते हैं तो आपको विजिबल नहीं आती चीज़ें, धुंधली नज़र आती हैं। तो इस टाइम ये फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, कुछ हाइट पर मैं मौजूद हूँ और जैसे जैसे हम हाइट पर जाना शुरू करते हैं वैसे वैसे जो है जो आलूदगी का जो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। और ऐसे में उमैर, ज़ाहिर है हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त भी वहाँ पर स्मॉग है, तो शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे, जो बार बार कहा भी जाता है, चाहे हुकूमत कहे ना कहे, लेकिन ज़ाहिर माहिरीन सेहत तो कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, बड़ा अहम है ये इस वक्त। बिल्कुल जी, लाहौर में जो है एक जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, लेकिन महकमों की जानिब से भी कहा जाता है, तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं कि स्मोक से बचने का वाहिद हल ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है कम अज़ कम मास्क ज़रूर पहने। 10 रुपये का एक मास्क आता है, इंसानी सेहत को वो बचा सकता है, स्मोक से बचा सकता है, खांसी, नज़ला और जो दूसरी बीमारियां जो जन्म लेती हैं उससे बचा जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल्स में जो है बच्चों के लिए ये लाजमी कहा गया, लेकिन बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्कूल्स में ऐसे ही जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह से। अच्छा, इससे तो उमैर ये देखा जा सकता है क्योंकि खौफ ही नहीं है शहरियों के अंदर भी, शायद वो भी आदी हो चुके हैं और उन्हें ये बहुत आम सी बात लगना शुरू हो गई है, अनटिल अनलेस वो हॉस्पिटल ना पहुँच जाए। तो ये इदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं? क्या धुआं छोड़ती गाड़ियां इस वक्त जो सड़क पर हैं, क्या उनका जुर्माना कर दिया जाता है? और 10,000 तक जुर्माना है तो क्या बासानी दे दिया जाता है या फिर छूट जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि आवाम जब तक जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक इस मसले से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। लाहौर 1.25 करोड़ आबादी से ज़्यादा शहर है लाहौर की, और 10 जो है यूनिट, सिर्फ 10 यूनिट तश्कील दिए गए हैं जो महकमा माहौलियात और ट्रैफिक जो पुलिस है उसके साथ मिलकर जो है
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर है वो एक्शन हो भी रहा है, लेकिन एक्शन समझदार नाकाफी है। उमैर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि किसी को दूसरी या चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे मौका दें। मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी सियासत है। वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल 70 साल के बाबों के हवाले कर देना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि पुराने सियासतदानों को मेरा मशवरा है कि अब ज़रा आराम करें, कमरे में बैठकर फैसले होते हैं कि ये आपका वज़ीर आज़म है। जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन PTI से भी यही इख्तलाफ था कि फैसला अवाम का होना चाहिए। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा, ना कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज, और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ज़रा उनकी स्टेटमेंट बड़ी अहम है। इसके साथ हम देखते हैं कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तल्ख बयानात का सिलसिला है वो भी जारी है। ज़रा इस वक्त एक पोलिटिकल कैंपेन भी है दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ की, और इंतखाबात का एक माहौल भी है। इस पर बात भी कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कारा साहब, जो इख्तलाफ जिससे आगाज़ हुआ था इत्तेहाद के बाद कि पंजाब में जब निगरान सेटअप आया तो ये कहा गया कि जो निगरान सेटअप है वो नून लीग को बहुत फेवर कर रहा है। ये भी कहा गया कि जो तरक्याती काम है पंजाब में वो जारी हैं, सिंध में ऐसा माहौल नहीं है। आप चूँकि ज़रा पंजाब में हैं, पंजाब को बड़ा अच्छा समझते हैं, देख रहे हैं हालात को, ग्राउंड पर देख रहे हैं, क्या वाकई जो तरक्याती काम वाला मामला है ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त जो कि नून लीग को सपोर्ट में किया जा रहा है निगरान हुकूमत की तरफ से? जी यकीनन ये सारे कुछ जो बातें कही गई थी कि क्या हो रहा है, वो कौन कौन सी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट है जिसके ऊपर एतराज था और कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क, वो बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने या हमारी जमात ने बाकायदा इन राइटिंग दिए थे कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा। पंजाब में कितने प्रोजेक्ट्स जारी हैं, सिंध में कितने हैं, क्या हुआ है, और बहुत वाइटल प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए गए थे, लाइक फ्लड के जो इफेक्टिव हैं उनकी आबादकारी के। लिहाजा उसके ऊपर ये इतराज था और ये इतराज हमने रखा। जी कारा साहब, ये इतराज हमने किया, ठीक है, बिल्कुल इतनी बात करनी चाहिए। अच्छा, एतराज जो आपने किया उसके बाद कोई जवाब भी आया या कि काम वैसे ही चल रहा है, हालात वैसे ही हैं? वैसे ही है जी, मोर और लेस। अच्छा, तो कारा साहब अगर हालात अब वैसे ही हैं तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? जैसे जब हम नून लीग को देखते हैं, जिस तरह पंजाब में या फॉर दैट मैटर जिस तरह सिंध में इत्तेहाद बना रही है, फिर बलूचिस्तान का उन्होंने रुख किया, वहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियंस शामिल हुए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो पॉलिटिशियंस तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे लेकिन नून लीग में शामिल कराया गया, ज़ाहिर ये भी एक इल्ज़ाम है। तो ये जो सारा माहौल बन रहा है, पीपल्स पार्टी फिर इसको किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से मैनेज करेगी पीपल्स पार्टी? क्या पीपल्स पार्टी भी फिर लाहौर पे ज़्यादा फोकस करेगी या दीगर सूबों में उसी तरह से फोकस करेगी, या कि नहीं पीपल्स पार्टी अपने सिर्फ इंतखाब पर फोकस कर रही है और इत्तेहाद पर फोकस इंतखाब के बाद होगा? इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है पीपल्स पार्टी की? देखिए स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं की जाती, स्ट्रेटजी तो हमेशा कहते और जमातें अपने पास रखती हैं। सही सही। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग के जवाब में सिंध के वो यहाँ फोकस करेगी? तो ये तो टिट फॉर टैट वाला निजाम ऐसे नहीं होता। अच्छा, हमारे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमने बयान किए, हमारा किसी पे कोई गिला शिकवा था वो हमने बयान किया, और अभी बिलावल साहब ने जो कुछ कहा वो किसी जमात से नहीं, उन्होंने अवाम से कहा कि आप पुराना जो सियासतदान है उन्होंने उनकी बजाय हमें मौका दें, नौजवानों को मौका दें। और मैंने बतौर वजीर खारजा प्रूव किया है कि नौजवानों को अगर मौका मिले तो दे कैन परफॉर्म मच बेटर। तो ये तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हर जमात इसी तरह का मुतालबा लेके अवाम के पास जाती है। सही। रही बात तलखी की, तो हम और मुस्लिम लीग एक खास वक्त में बहुत मुखालिफ थे, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में करीब आए, फिर एक हुकूमत में इकट्ठे बैठे, फिर अलग हो गए, फिर इमरान खान साहब ने हमें इकट्ठा कर दिया और हम एक हुकूमत में इकट्ठे चले। अब वो उस हुकूमत के दौरान भी हम कहते रहे कि हम कल को जब इलेक्शन होगा तो हम अपना इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल यही कहते रहे। और अब हम क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारे मुल्क में जरा मसालेदार बातें ज्यादा बिकती हैं जी, नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है, आपके यहाँ भी ज्यादा बिकती है, सियासत में भी बिकती है। आप भी देख लीजिए ना, आप अगर मोरालिटी पे बेस्ड प्रोग्राम शुरू करेंगे तो रेटिंग कहाँ गिर जाएगी, और जरा थोड़ा सा तल्ख माहौल बनेगा तो जरा काम चल जाता है। ये आपका भी हमारा भी इसी तरह कुछ ये एक ओवरऑल सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो थोड़ी बहुत तलखी होती है, लेकिन हमने माजी से बहुत सीखा हुआ है और बड़े मुनासिब अल्फाज में एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद चलती रहती है।
ये पीपल्स पार्टी करेगी ये कि पीपल्स पार्टी अपना नुक्ता नजर लोगों के सामने रखते हुए इलेक्शन में जाएगी। हमने बार बार कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए, लेकिन अगर नहीं भी है, कुछ भी है, तो हर हाल में हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है अभी, आप ये चीज मान रहे हैं? बिकॉज क्योंकि इससे पहले आ रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये ऐसे बहुत सारे बयानात भी हमने सुने। आप कह तो रहे हैं अभी भी नहीं है, लेकिन फर्क पड़ा है थोड़ा सा कि नहीं? मैंने तो आपके पहले सवालों के जवाब में यही कहा कि वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस नहीं हुए, तो फर्क नहीं पड़ा। एक बात और कह रहा साहब, जो बिलावल साहब ने कहा कि 70 साल के बाबों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं सौंपना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी हार्श है? एज को हम बीच में क्यों लेकर आएंगे? यार, एक गुफ्तगू करते हुए आपका अपना असलूब है, मेरा अपना है। सही है, ठीक है। हर बंदा एक गुफ्तगू, वो जलसे में आवाम से मुखातिब थे और उन्होंने कहा 70 साल के कोई किसी एक खास फर्द के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने एक एज ब्रैकेट की बात की है कि एसबॉल के अंदर, और कंपैरिजन किया है कि जनरली हमारा तस्वर ये होता है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तजर्बाकार हैं, 2-3 दफा हुकूमतों में रह चुके हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तजर्बे की बुनियाद पे बेहतर काम कर सकते हैं। तो उन्होंने साथ ये एनालिसिस दिया कि नहीं, नौजवानों को भी जब मौका दिया जाता है तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने अपना भी कहा कि हाँ, मैंने भी बतौर वजीर खारजा मुझे मौका मिला, मैंने उस पर परफॉर्म करके कौम के सामने रखा है। तो ये तो एक अपील है ना, अब किस अल्फाज में की गई है, ये उनका अपना एक अंदाज है। सही है, उनका अपने अल्फाज का चुनाव है। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह से इन हालात में मैं ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, ज़रा सफ़र कर रही है, अगर हम सिंध के से कंपैरिजन करें तो पंजाब की हद तक कोई नई स्ट्रैटेजी, आप ज़रा शेयर तो नहीं करें स्ट्रैटेजी, लेकिन क्या वाकई कोई प्लान बन रहा है पंजाब को लेकर, या कि नहीं फोकस सिंध पे ज़्यादा है? नहीं, देखिए ना, सिंध पे भी फोकस है, यहाँ भी है। चेयरमैन साहब अब केपी की तरफ भी है, बिल्कुल कर रहे हैं। उसके बाद बलोचिस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं, जरदारी साहब पंजाब आ रहे हैं। तो ये तो नेचुरल अमल है ना। पंजाब में भी पंजाब हमारा इस वक्त यकीनन एक कमजोर बैटल फील्ड है, लेकिन मसला ये है कि पंजाब में हमारे साथ ओवरऑल पूरे मुल्क में ही ज्यादती की गई, लेकिन 77 से ऑनवर्ड अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख, तो मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी अपने रैंक्स एंड फाइल्स को इम्प्रूव करती है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि सियासी जमातों की बजाय अफराद और कबीलों की रिप्रेजेंटेशन जो है या इलेक्टेबल जो है वो पावरफुल हो गए, तो वहाँ डेवलप करती है। फिर किसी को इलेक्शन से पहले, किसी को इलेक्शन के बाद उनको पीपल्स पार्टी से छुड़वा के किसी और जगह बिठा दिया जाता है, कभी पैट्रियट के रंग में, कभी जनूबी पंजाब के रंग में, कभी खान साहब के साथ 2008 में। तो ये बहुत सारा जो वार हुए हैं ये पीपल्स पार्टी के साथ हो रहे हैं ना जी, मुसलसल। 85 ऑनवर्ड देख लें, 88 देख लें, सारी सूरत हाल। तो ये यकीनन हमारे लिए पंजाब एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बना, ये एक वीक हुआ, क्योंकि ये फोकस रहा हमेशा पीपल्स पार्टी को यहाँ से कमजोर करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही, कायरा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत सारे पेरेंट्स जो कि ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर तो बिल्कुल ठीक होता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता है, स्कूल में बिल्कुल ठीक होता है, कोई ऐसी शिकायत उसकी नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो घर आता है उसका रवैया तब्दील हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है और माँ बाप की बात नहीं मानता। और स्पेशली बहुत सारे बच्चों का ये मसला हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स पर गुस्सा भी करते हैं और उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस रवैये की वजह क्या है कि बच्चा स्कूल में डिफरेंटली बिहेव करता है और फिर घर आकर वो चिड़चिड़ापन का मुजाहरा कर रहा होता है ऑब्वियसली, और उस तरह से वो पेरेंट्स ज़ाहिर है इससे बहुत परेशान होते हैं। वजूहात पे बात करेंगे और किस तरह से इसको केटर किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट वजिया ज़फ़र मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स हैरान होते हैं
कि स्कूल में हम बच्चे की जो है कोई कंप्लेन नहीं, बल्कि परफेक्टली वो कह रहे होते हैं बच्चा बिहेव करता है, और द मोमेंट बच्चा बैग रखता है, घर में एंटर होता है, बच्चे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में एक तो ये है कि डेफिनेटली बच्चा थका भी होता है, उसने मास्क भी चढ़ाया होता है, ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा होता है, सो एज भी बहुत मैटर करती है। जब वो घर आता है तो उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन हुए होते हैं, और एक नॉर्मल एक रिएक्शन होता है ये। जब हम भी थके होते हैं तो हम भी जब ऑफिस से या क्लिनिक से या आप यहाँ से जाते होंगे तो आप भी थोड़ा सा मी टाइम एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो ऑब्वियसली इस तरह से बच्चा चिड़चिड़ा। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल जरूर करें अगर आपका बच्चा जिद करता है, गुस्सा करता है और स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं होती है, उसका जनरल बिहेवियर नहीं है, लेकिन घर आकर वो डिफरेंटली बिहेव करता है और आप परेशान हैं, तो कॉल ज़रूर करें। वजिया आपके मसले का हल निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगी। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसको पेरेंट्स ना बच्चे के सामने बहुत हाईलाइट ना करें। बच्चे के सामने बहुत ये कहा जाता है कि स्कूल में तो तुम ऐसा बिहेव करते हो, घर में तुम बहुत नाक में दम किया होता है। ये जब बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करते हैं ना तो बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम का इशू आ जाता है। लेकिन वजिया ये भी तो हो सकता है कि असल में वो बिहेवियर बच्चे का ख़राब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को स्कूल में मिल रही है तवज्जो, टीचर बड़ी अटेंशन से पढ़ा रही है, फ्रेंड्स हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। जैसे बच्चा घर आया, वर्किंग मदर हो या ना भी हो, तब भी हम देखते हैं ज़रा घर पे इतना काम उनका होता है, वो बिजी होती हैं। एट द सेम टाइम वालिद अगर ऑफिस से आए तब भी घर में आके फ़ोन यूज़ करें। जब पेरेंट्स फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चा आए तो आपने आगे से उनको जवाब दे दिया, तो बच्चा फिर रिएक्ट करेगा। तो हम ये भी तो सोचें और समझें कि हो सकता है वो बिहेवियर बच्चे का नहीं है जो ख़राब है, वो आपका है, पेरेंट्स का जो ख़राब है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम फैक्टर्स के ऊपर बात करें, क्योंकि हल तभी निकालते हैं ना जब आपको फैक्टर्स पता हो। तो वाकई ये बात है कि पेरेंट्स जो हैं, मदर हैं, किचन में बिजी हैं, या इवन की पर्सनालिटी भी काउंट होती है। मैंने ये देखा है कि जो मदर्स हैं ना, अगर उनके डिप्रेशन है या उनकी पर्सनालिटी में इस तरह है कि वो नेगेटिविटी देख रही होती हैं, या अपसेट जल्दी हो जाती हैं, या ओवर सेंसिटिव हैं, या कंप्लेंट्स कर रही होती हैं, तो बच्चे में भी ये चीज़ आ जाती है कि वो जैसे घर की ऑरा में एंटर होता है तो वो भी वो कंप्लेंट्स शुरू कर देता है। तो घर का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर घर के एनवायरनमेंट पे वो चिक चिक है, नोक जोक है, या फ्रस्ट्रेशन है, तो बच्चा, आपको पता है, एनर्जीज के अंदर फौरन से इन्वॉल्व। एक कॉलर हैं चौधरी कौसर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरा ना छोटा भांजा है, वो 5 साल उम्र है उसकी। तो स्कूल जाने से ना सुबह सुबह वो तरह तरह के बहाने बना लेता है, रोना शुरू कर देता है। तो इसका बताएं। अच्छा, कभी उससे बैठ के आपने बात की और पूछने की कोशिश की कि बहाने क्यों बनाते, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा होता? कोई वजूहात आपने आइडेंटिफाई? रात में मैडम ऐसे होता है ना, रात में वो ये बहाने शुरू कर देता है कि सुबह मुझे छुट्टी करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। आपने वैसे कभी पूछा कि स्कूल में इशू क्या है, उसको वो एडजस्ट क्यों नहीं? 5 साल का बच्चा है अभी, उसका हार्डली 2-1 साल से स्कूल स्टार्ट हुआ होगा, प्री स्कूल। तो आपने कभी पूछा उससे कि इशू क्या है स्कूल में? टीचर्स से मुतालिक पूछा हो, क्लास से मुतालिक पूछा हो कि इशू क्या है, क्यों नहीं जाना? इशू कुछ भी नहीं है, इशू कुछ भी नहीं है, बट माशाल्लाह लैग भी बड़ा है। बट हाँ जी, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे और पेरेंट्स में इतनी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए कि आप बच्चे से पूछें ज़रूर कि आप क्यों नहीं जाना चाहते स्कूल, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। और ये हमेशा हम इसको लाइट लेते हैं कि बच्चा बहाने बना रहे, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, लेकिन काफ़ी सीरियस रीजंस भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं। और हम जैसे जहाँ तक मैंने अभी सुना है, मुझे मेरे ख्याल से ये भी कहा कि बच्चा लाइक है, पढ़ता है, राइट। सो जो लाइक बच्चा है, हम ये समझते हैं कि वो पढ़ाई के लिए हम खाली स्कूल भेज रहे हैं। इतनी कम एज में हम बच्चे की सोशलाइजेशन सिखा रहे होते हैं, बच्चे को जो है दोस्ती कैसे करनी है, फ्रेंडशिप कैसे करनी है। तो फोकस पेरेंट्स का इस पे होना चाहिए रैदर कि वो कितना अच्छा एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े जो ग्रुप है वो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है उसकी लाइफ में। कजन्स में या फ्रेंड्स में घर की बात करें तो वो डिसिप्लिन तो उस तरह नहीं होता है ना। तो जब वो स्कूल गया है, उसको डिसिप्लिन भी सीखना है, उसको बिहेवियर पैटर्न्स भी सीखने हैं, उसको सोशलाइजेशन भी सीखनी है। तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली अगर उनको घर में डिसिप्लिन नहीं किया गया। ये भी चीज़ देखी गई है। एक और कॉलर है फैसल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा 9th क्लास में है, लेकिन जिद्दें बहुत करता है, शरारतें बहुत करता है, और ट्यूशन जाने में और स्कूल जाने में भी बहाने बनाता है। थोड़ा क्रिकेट में ज़्यादा आगे जाते हैं, और घर में भी इनका बिहेव जरा सही नहीं होता, चिड़चिड़ापन, किसमें फोटो खाने। बाहर बिहेवियर ठीक होता है? बस ये कि मैं असल में व्हील चेयर पे हूँ, 5 साल से बेड पर हूँ। थोड़ा सा मैं भी ऐसा ही हूँ कि चिड़चिड़ापन मुझे हो जाता है, लेकिन ये कि बहुत कोशिश करता हूँ कुछ आराम से बात करूँ, कर देता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। कभी गुस्सा भी किसी चीज़ पर आया था, लेकिन उसका ज़्यादा देखता हूँ कि किसी भी बात पे चिल्लाता है, फिर उसके बाद
मैं पढ़ने ट्यूशन में भी यही बहाना कि मैं भी नहीं जा रहा, सुबह जा रहा हूँ। पढ़ाई में 8 क्लास तक सही था, लेकिन अभी 6-8 महीने से देख रहा हूँ 9 में गया, लेकिन थोड़ा सा वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई। अच्छा, यानी पहले ठीक था, ये अभी इशू हुआ है, वजह ये क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है? अच्छा, ये इसमें कोई ना कोई फैक्टर ये भी देखे गए हैं कि डेफिनेटली उन्होंने घर का भी बताया ना कि घर में भी एक चीज़ चल रही है ऑन गोइंग, ठीक है, तो उसका एक टाइम बच्चे ने सप्रेस किए होते हैं इमोशंस, बट द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे के इमोशंस आना शुरू होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि यूजली बच्चे स्कूल में पढ़ाई के थ्रू स्केप भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ टेंशन मिलती है, वहाँ पर उनको शाबाशी मिलती है, तो उनको चीज़ अच्छी लगती है, तो वो इमोशंस की बजाय वो क्या करते हैं कि अपनी स्टडीज़ पे एकेडमिक्स से फोकस करने लगते हैं। इवन कि यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि मेरे पास 13 ईयर्स 14 ईयर्स के भी ऐसे बच्चे आए हैं जिनको डिप्रेशन डायग्नोज है, बट वो पढ़ाई को नहीं छोड़े कि ये कि एक ही तो चीज़ है हमारी लाइफ में पॉजिटिव, उसको नहीं जाने देना चाहते। बाज़ वक़्त ये भी होता है वजह कि एक स्पेस की भी तो बात होती है ना कि वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। बच्चे की पर्सनालिटी में चिड़चिड़ापन आया हुआ होता है, उसकी पर्सनालिटी इसी तरह की बन गई होती है, लेकिन ज़ाहिर आप अपने टीचर के ऊपर चिल्ला नहीं सकते, तो आप अपने बहन भाइयों के ऊपर चिल्लाएंगे या आप अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला लें, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, उनको स्पेस मिली हुई है। उससे स्पेस जो है वो आपको स्कूल में, या हम हमेशा कहते हैं ना गुस्सा करते हैं, आप अपने बॉस पे क्यों नहीं गुस्सा करते? यस, एग्जैक्टली, मैं ये एग्जांपल कोट करने लगी थी कि सबीन ने बहुत अच्छा इसको ऐड किया है कि आप अपने आप भी तो देखें ना, आप अपने बॉस पे नहीं गुस्सा कर सकते, आप जहाँ कलीग्स हैं उन पे नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आप एक डिसिप्लिन में बाउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे को भी हम देखें तो बच्चे जो हैं, स्पेशली जो हाई IQ के बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनमें भी देखा गया, आप देखिए जिनके बिहेवियरल इशूज़ हैं आने हैं तो स्कूल में भी आने, जिनका IQ लो है, ठीक है, ये जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर घर में भी है या घर का एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्बिंग है, तो वो स्कूल में भी है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखना कि बच्चे को फिक्स कैसे करना है, यहाँ पे देखना है कि बच्चे की बिहेवियर आ क्यों रहा है, आइडेंटिफाई करना है और उस रीजन पर काम करना है, उस रीजन पे काम करना है। और जरा हर केस में रीजन डिफरेंट होगा। वजह बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। रीजन पर काम करना बहुत अहम है ताकि आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकें। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर जी तो आई मीन ट्रांसलेट करने का शुक्रिया। हम यही कर सकते हैं ट्रांसलेट ना, बहुत सी पॉपुलेशन शायद सिर्फ ट्रांसलेट ही कर सकती है। इनको ये नहीं पता कि हकीकी ज़िंदगी में से ट्रांसलेट कैसे करना है, उससे फ़ायदा कैसे उठाना है। तो आज हमने सोचा कि AI पर बात करें कि AI का इतना जो शोर हो रहा है, लेकिन हर डोमेन में जिस तरह से AI सलाहियत कर रहा है उसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इवन अगर हम अपनी देहाती पॉपुलेशन को देखें तो ज़रा वो भी तो ये सोचते होंगे कि हम AI से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि बिलखुसूस वो औरतें जो ये सोच रही हों कि अच्छा हमने काम करना है और AI से अगर हम किसी तरह से फ़ायदा उठा सकें तो वो किस तरह से काम कर सकते हैं। और फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, ये भी हम एक्सप्लोर करने की आज कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं मोहम्मद उमर, टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, अब जाहिर है मैं चाहूँगी कि हम बहुत सुनते आते हैं AI की, हम बात भी कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली ये टर्म अब तो सबको हिफ्ज़ हो चुकी है, लेकिन जो इस वक्त ख़वातीन हमें देख रही हैं या लोग इसका इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, किस हद तक अभी इस्तेमाल इसका सही तरीके से हो रहा है या कितना फ़ायदा और है जो भी उठाया जा सकता है? बिल्कुल सही है। आई थिंक उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं कि AI है क्या चीज़, जैसे आपने पूछा। सो AI बेसिकली इसमें वन डजंट हैव टू बी डॉन्टेड कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम ज़बान में ऐसे टूल्स हैं जो कि आपकी सहूलत के लिए डिज़ाइन किए गए। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते रहे हैं, ऑफिस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर शीट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। सो AI इन वेरी सिंपल टर्म्स उसी की एक्सटेंशन है। जैसे लेट्स से अगर आपने किसी को ख़त लिखना है या आपने ईमेल लिखनी है किसी को, तो आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे, उसमें अपना आउटलुक ओपन करेंगे एंड यू स्टार्ट राइटिंग एन ईमेल। AI क्या करता है कि आपको वो ईमेल लिखने में हेल्प करता है। ओके। फॉर एग्जांपल आजकल चैट GPT का बड़ा आप सुन रहे होंगे एग्जाम, तो आप क्या करते हैं कि यू गो टू चैट GPT एंड यू आस्क चैट GPT टू राइट एन ईमेल फॉर यू। आप उसे कॉन्टेक्स्ट से देते हैं, लेट्स से चैट GPT आप प्लीज़ मेरे बॉस को एक ईमेल लिखें जिसमें मैं अपनी छुट्टी की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तो वो चैट GPT आपको पूरी ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा, आप उसे कॉपी पेस्ट करें, आउटलुक में सेंड कर दें। सो ये AI लेकिन वो बॉस भी माइंड कर जाएगा कि चैट GPT वाली ईमेल आ गई है। नहीं, वो भी आपकी बात दुरुस्त है और इस तरह के ऑब्जेक्शंस भी हो रहे हैं आजकल। लेकिन टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि AI कोई एक बहुत
जानलेवा चीज नहीं है, आजकल लोग बहुत घबराए हैं। It is just to support you. It's very simple and it's a supporting tool, absolutely. लेकिन वो हर डोमेन में जिस तरह हम कहते हैं कि आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को ये समझाना चाहें कि आज आप कुछ नहीं करते फिलहाल, फॉर दोस्त जो कि बिल्कुल घर में है और वो चाहते हैं कि वो कुछ करें और कमाए जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही बात करते हैं कि आपने अर्न करना है। एआई से अर्न करना हो किसी ने तो बेसिक वो कहाँ से समझे या सीखे? अच्छा, अगेन आप एआई से अर्न करने का टारगेट मत रखें, ना रखें। टारगेट ये होना चाहिए कि जो मेरी स्पेशलाइजेशन है मैंने उसी पे फोकस करना है, लेकिन एआई को इस्तेमाल कैसे करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लॉग्स फ्रॉम स्क्रैच यू कैन ऑलवेज आस्क एआई टू राइट अ ब्लॉग फॉर यू। लेकिन फिर सिंस यू आर अ ब्लॉगर योरसेल्फ, तो आप उस ब्लॉग्स को ग्लांस करें, उसमें से देखें कि एवरीथिंग इज डन, आईज आर डॉटेड, टीज आर क्रॉस्ड एंड देन सेंड इट। तो वही ब्लॉग जो आपने 4 दिन में लिखना था, यू नाउ एबल टू राइट इट इन 30 मिनट्स। ओके, तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन क्रिएटिविटी पे भी तो इम्पैक्ट आता है कितना ज्यादा कि आप खुद से एक चीज नहीं लिख रहे। अच्छा, अब लोग ये भी नहीं समझते कि अब आपने चैट जीपीटी से अगर कोई चीज लिखी हुई है, आप किसी को भी भेजेंगे उसे पता चल जाएगा कि ये आपने खुद नहीं लिखी। ये एक फर्क है। तो जिस तरह आपने बात की कि सपोर्ट जरूरी है कि आपको हेल्प हो, लेकिन इम्प्रोवाइज तो अपने अल्फाज में करें ना। एब्सोल्युटली, बल्कि टू आंसर योर क्वेश्चन, ये आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाता है। अच्छा, आप लेट्स से इफ यू आर अ राइटर, आपने एक ऐसे लिखा है, व्हाट इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस ऐसे का एंड यू टेक इट फॉरवर्ड, आप उसमें मजीद क्रिएटिविटी ऐड करें। Okay. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर क्रिएटिविटी टू राइट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर एसेंशियली एक्सटेंडिंग योर जरा आइडिया तो आप दे रहे हैं उसको। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें चूंकि आज हमारा मौजू ये भी था कि जो घर में इस वक्त ख़वातीन हमें देख रही हैं वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर अपनी ज़िंदगी कर सकती हैं। जी बिल्कुल सही। कैसे कर सकती हैं? अच्छा, उसमें खाना तो पकाएगा नहीं है जी, खाना तो पकाएगा नहीं है। नहीं, वो भी आजकल हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एआई की जो एक रोबोटिक्स एक एप्लीकेशन है, और रोबोटिक्स से कह रही है, रोबोटिक्स का मतलब ये है कि आप रोबोट्स के थ्रू छोटे मोटे जिंदगी के रोजमर्रा काम करवा रहे हैं। तो उसमें आपके आने वाले दिनों में ऐसे होगा कि आपके जो एवरीडे चोर्स हैं वो भी एआई कर रहा होगा। लेकिन अगेन दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली, तो आपको रोबोट खरीदना पड़ेगा ना जी, खरीदना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा या मंगवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तोहफे में कोई देगा नहीं फिलहाल, एब्सोल्युटली महंगा ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी खातून है जो कि ऑनलाइन पढ़ाती हैं जी, क्या वो एआई से मदद हासिल कर सकती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो आपके ट्यूटर्स हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। व्हाट दे कैन डू इज अगेन यूज एआई टू क्रिएट लेसन प्लान्स फॉर देम। ओके, टू शेड्यूल, लेट्स से अगर उनके 20 स्टूडेंट्स हैं, प्यूपल्स हैं, तो एआई से सजेशंस लें कि मैंने उन 20 पीपल्स को कैसे शेड्यूल करना है ओवर माय वीकली टारगेट। ओके, कैसे आपने लेसन्स को एलोकेट करना है, आपने इवन लेट्स से अगर नया कंटेंट प्रोड्यूस करना है, अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, सो यूज एआई टू जनरेट दैट। ओके, सो अगेन थिंक ऑफ एआई एज योर असिस्टेंट। ठीक है, अगर आप लेट्स से आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है और आप घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं या इनकम लेना चाहती हैं, तो अक्सर दुनिया की कंपनीज हैं जो कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करवाती हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है कि वो बेसिकली अपनी ऑडियो फाइल्स भेजती हैं डॉक्टर्स के साथ जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और उन ऑडियो फाइल्स को आपने टाइप करना होता है। अब एआई की एक एप्लीकेशन ये है कि ये ऑडियो इनपुट लेके और टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द ऑडियो योरसेल्फ and typing it on computer, you can ask AI to take the audio file as an input और वो आपको text में transcribe करके दे देगा। Then फिर आपकी creativity आती है वहाँ पे कि आप ये देखें वो grammatically ठीक है, उसके कोई commas, कोई semicolons, कोई hyphens। टाइम बहुत बच गया आपका। टाइम बच गया, exactly. So it's all about increasing your productivity. You're not going to use AI to make money. You will focus on your profession, but use AI tools to support you. That's the idea. अच्छा उमर, आगे क्या देख रहे हैं आप अभी एआई में? क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या नए फीचर्स मुतारिफ होने वाले हैं? AI is exploding like anything. अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को तो आपने देख लिया जो जनरेटिव एआई चैट जीपीटी में हो रहा है, लेकिन अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। ऑयल एंड गैस में क्या होता है, अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो एक गलत जगह पे वेल डिग करना आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है। सो अब क्या होता है कि लेट्स से यूजिंग एआई आप सैटेलाइट इमेजेस एआई को दे देते हैं, आप जियोलॉजिकल डेटा, साइस्मिक डेटा, वो बताएगा आपको exactly वो आपको कुछ एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर देगा कि विद अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस एरिया शुड बी ड्रिल्ड। इसका मतलब हुआ उमर के जो भी इस वक्त डोमेन हो, अगर उसमें आपने एआई को ना समझाना पड़ा तो आप पीछे रह जाएंगे।
वो कह रहे हैं कि वन थिंग दैट यू शुड टीच योर चिल्ड्रन टुडे इज एआई, क्योंकि दैट इज द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सादी सी बात है जी, बच्चों को एआई की तरफ लेकर आए। अगर खुद आप नहीं आए सो नहीं आए, आपने जिंदगी तकरीबन गुजार ली है, बच्चों ने ज़ाहिर जिंदगी गुजारनी है, तो उनको तो एआई की तरफ जरूर लेकर आए। उमर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वी वर टॉकिंग अबाउट एआई। नाज़रीन वक्त के खत्म, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।